हेलो बच्चों, कैसे हो। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। तो आज हम फिर आगे बढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में। आप कहोगे सर थोड़ा सा लंबा चला गया। देखिए देखिए बच्चों, जो वीडियो हमारी 30-35 मिनट की जा रही हैं, हम जो एक या दो चैप्टर रखेंगे उनमें बेसिक ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं बेसिक चीजें जो बता रहा हूं आपको, ये आगे की वीडियो में आगे के जो चैप्टर उनमें बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए हम थोड़ा सा लेंथी खींच रहे हैं। साइंस राइजर्स के ऊपर आपको ये सब कुछ मिलेगा, तो हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में वीडियो की लेंथ छोटी रख रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, हम 40 to 50 मिनट तक लेके जाएंगे, इससे ज्यादा भी नहीं, क्योंकि इतना साइज काफी होता है। लेकिन जैसे ही हम लाइव सेशन में आएंगे, लाइव सेशन की कोई टाइमिंग नहीं होगी। 1 आवर भी हो सकता है, 2 आवर भी हो सकता है, 130 यानी कि 1 आवर भी हो सकता है। तो आज हम आगे बढ़ लेते हैं ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। हमारी जो अगली टर्म है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की, वो है नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास क्या होती है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या कहती है? देखिए मैं आपको बताता हूं, किसी भी चीज में अगर आपको सक्सेस पानी है ना, दो तीन चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका हार्ड वर्क होना जरूरी है, और हार्ड वर्क भी नहीं है तो आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ये दो तीन चीजें हैं जो आपको बहुत ही जरूरी होती है। इन चीजों को लेके ही चलना होता है। तो इन्हीं के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को हम सबसे पहले किससे डिनोट करते हैं? पहला तो आपको यही पता होना चाहिए, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। हम इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं नॉर्मेलिटी को। क्या कह रहा है अभी? मैं आपको दो तीन तरीके से नॉर्मेलिटी सिखाऊंगा, कैसे कैसे। पहले मैं आपको नॉर्मेलिटी को डायरेक्ट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। फिर भी कोई बच्चा कहता सर कम समझ में आया है, मुझे कोई आसान तरीका बताओ। तो आपने अगर मोलरिटी आती है तो मैं नॉर्मेलिटी आपको चुटकियों में सिखा दूंगा, आप बिल्कुल आसानी से कर जाओगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से आप कर लोगे। तो पहले मैं नॉर्मेलिटी को लॉन्ग वे में बताऊंगा, फिर मोलरिटी का यूज करके नॉर्मेलिटी कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले नॉर्मेलिटी को कैसे क्या कह रहा है। नॉर्मेलिटी को पढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता रहा हूं, वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले कह रहा है अभी, नॉर्मेलिटी के लिए आपको पढ़ना होता है इक्विवेलेंट मास। नॉर्मेलिटी के लिए हमें क्या पढ़ना होता है? इक्विवेलेंट मास पढ़ना होता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? किसी भी सबस्टांस का इक्विवेलेंट मास क्या होता है? अगर हम इक्विवेलेंट मास का यूज करते हैं तो इक्विवेलेंट मास में क्या कह रहा है अभी? ये कह रहा है इक्विवेलेंट मास में इक्विवेलेंट मास का मतलब है आपके पास कोई भी सबस्टांस है, कोई भी सबस्टांस है, और वो सबस्टांस इतना होना चाहिए कि वो सबस्टांस की अमाउंट इतनी होनी चाहिए, उस सबस्टांस का मास इतना होना चाहिए कि वो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके। तो अमाउंट ऑफ सबस्टांस दैट कैन डिस्प्लेस 1 ग्राम हाइड्रोजन, जो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, उस मास को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट मास। किसी भी सबस्टांस का वो मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सबस्टांस। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास कॉपर का एग्जांपल या जिंक का एग्जांपल या किसी का भी एग्जांपल अगर आप लें, तो हमारे पास क्या कह रहा है अभी? मान लेते हैं मैंने कॉपर का एग्जांपल लिया। कॉपर का एग्जांपल लोगे तो कॉपर का क्या होता है? कॉपर का एग्जांपल अगर आप लोगे तो इसका जो मास होता है, मोलर मास कितना होता है? 63.5 ग्राम होता है मोलर मास। लेकिन इसका इक्विवेलेंट मास जो होता है ना, वो कितना होता है? 31.75 ग्राम होता है इक्विवेलेंट मास। कैसे आया? क्योंकि इतने ग्राम अगर आपने कॉपर ले लिया ना, इतने ग्राम कॉपर, तो ये 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। ये 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। कैसे कर सकता है ये सारी डिटेल बाद में बताऊंगा, पहले सिर्फ इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन समझिए। जो कोई भी सबस्टांस उसकी कितनी अमाउंट 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं उसका इक्विवेलेंट मास। उसे हम क्या बोलते हैं? उसका इक्विवेलेंट मास बोला जाता है। ओके, दूसरा तरीका देख लीजिए, दूसरी तरफ देख लीजिए। ये भूल जाते हो तो आप एक तरीका और है, किसी भी सबस्टांस की वो अमाउंट, किसी भी सबस्टांस का वो मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दे। किसको? जो 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दे। जो कोई भी सबस्टांस की, किसी भी सबस्टांस की वो अमाउंट जो 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दे, उसे भी हम
इक्विवेलेंट मास बोलते हैं उसी सबस्टांस का। तो दो तरीके से बता दिए, अमाउंट ऑफ एनी सबस्टांस दैट कैन डिस्प्लेस 1 ग्राम हाइड्रोजन या अमाउंट ऑफ एनी सबस्टांस दैट कैन डिस्प्लेस 8 ग्राम ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट मास। उसे हम क्या बोलते हैं भी, इक्विवेलेंट मास बोला जाता है। कैसे पता चला ये सब, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सब चार्ज के अकॉर्डिंग चलता है भाई। ये सब किसके अकॉर्डिंग चलता है, चार्ज। आपको पता है ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है कितना होता है, -2, और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया, 8 ग्राम। कितना आ गया अभी, 8 ग्राम। अभी इस 8 ग्राम ऑक्सीजन को, 8 ग्राम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास बोला जाता है। 8 ग्राम ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास बोला जाता है। इसे हम ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास बोलते हैं भी। 8 ग्राम ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास बोला जाता है। 8 ग्राम ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन ये इसका इक्विवेलेंट मास है तो इसको जो कोई भी डिस्प्लेस करेगा वो भी उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट मास के अकॉर्डिंग ही एक बात याद रखना, जब भी दो सबस्टेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो इक्विवेलेंट मास के अकॉर्डिंग करते हैं। तो क्या कह रहा है अभी, इक्विवेलेंट मास के अकॉर्डिंग करते हैं, और इक्विवेलेंट मास से एक नई चीज बनती है वो यहां पे बताऊंगा, जिसके अकॉर्डिंग रियल में वो रिएक्शन करते हैं। तो क्या कह रहा है अभी, इसका 8 ग्राम बोला जाता है इसका इक्विवेलेंट मास। कैसे निकला, जितना उसका मोलर मास है वो उसको उसके चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो ये आता है उसका ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास। और ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट मास को जो भी डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि ऑक्सीजन के 8 ग्राम को जो भी डिस्प्लेस करेगा वो क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा उसी सबस्टेंस का। इसलिए हम लिखते हैं जो ऑक्सीजन। इसी तरीके से आप हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज सुनते हैं हम, हाइड्रोजन पे अक्सर सुनते हैं 1 होता है, +1, और इसका मास भी कितना होता है, 1। इस पे चार्ज भी 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास कितना आया, 1 ग्राम। इसलिए हम कहते हैं जो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा कोई भी सबस्टेंस, वही उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से पढ़ लो, इक्विवेलेंट मास मतलब जो 1 ग्राम हाइड्रोजन को, कैसे पता चला भाई 1 ही ग्राम लेना है, तो ये आपके पास है, हो जाएगा। ये होता है इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कैसे करते हैं वहां पे पहुंच जाइए, बाकी सब छोड़िए। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट मास जो होता है इट विल बी इक्वल टू मोलर मास कह लो या फिर एटॉमिक मास इन ग्राम कह लो। तो डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में करना होता है अभी एन फैक्टर। डिवाइड में क्या करना होता है, एन फैक्टर। और एन फैक्टर आपको पता चल गया, जैसे कि हाइड्रोजन के केस में एन फैक्टर 1 था क्योंकि इस पे चार्ज 1 है, ऑक्सीजन के केस में एन फैक्टर 2 था क्योंकि उसके ऊपर चार्ज 2 था। तो वही होता है, क्योंकि ये चार्ज के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन होती है, आपको पता है। क्यों, मान लेते हैं मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाता हूं, तो आपको पता है ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं। कैसे पता चला, क्योंकि इस पे -2 चार्ज होता है और इस पे कितना चार्ज होता है, +1। अब +1 और -2 तो इक्वल नहीं हुए, ये अगर -2 है तो प्लस का भी 2 होना चाहिए, और प्लस का 2 कितने हाइड्रोजन पे आ सकता है, 2 हाइड्रोजन पे, इसलिए हमें ये कितने लेने पड़ते हैं, 2। तो ये जब भी रिएक्शन करते हैं किसके अकॉर्डिंग करते हैं, जब भी ये रिएक्शन करते हैं चार्ज के अकॉर्डिंग, उसी से इक्विवेलेंट मास बनता है। तो इक्विवेलेंट मास बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, मोलर मास डिवाइड में एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है भाई, किसी में चार्ज को एन फैक्टर बोलते हैं, जैसे हाइड्रोजन के केस में +1 चार्ज है तो यही इसका एन फैक्टर हो गया। तो मैं एन फैक्टर के बताते हुए तुम्हें बताऊंगा इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग स्पीसीज का। तो पहले देखिए इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारी स्पीसीज का निकलेगा भी, पहले इक्विवेलेंट मास निकालना सीखिए। इक्विवेलेंट मास, ये लीजिए भी इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू मोलर मास डिवाइड में एन फैक्टर, यही बताया मैंने। सबसे पहला हम किसका निकालेंगे, फॉर एसिड। अगर कोई एसिड आपके पास है उसका इक्विवेलेंट मास आपको निकालना हो, अगर कोई एसिड आपके पास है उसका इक्विवेलेंट मास निकालना हो। एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे भी, एसिड का जो इक्विवेलेंट मास है इट विल बी इक्वल टू एसिड का मोलर मास, एसिड का मोलर मास वो आपको पता होगा, डिवाइड में क्या करोगे भाई, एसिड का मोलर मास डिवाइड में क्या करोगे, एसिड का एन फैक्टर, डिवाइड में क्या करोगे, एसिड का एन फैक्टर। क्योंकि मैंने आपको बता दिया जिसका भी इक्विवेलेंट मास निकालना है उसका मोलर मास लो, डिवाइड में उसका एन फैक्टर। जैसे एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, एसिड के एन फैक्टर का नाम होता है बेसिसिटी। एसिड के एन फैक्टर का नाम क्या होता है, बेसिसिटी। एसिड के एन फैक्टर का नाम होता है बेसिसिटी। तो एसिड के एन फैक्टर का नाम बेसिसिटी क्यों होता है ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले एन फैक्टर कैसे पता चलेगा एसिड का। मान लेते हैं मेरे पास HCl है,
HCl है तो HCl में से कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं? एक H पॉजिटिव निकल सकता है, तो इसका N फैक्टर 1 हो गया। अब समझ में आ गया। अभी उस एसिड में से कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं, वही उसका क्या हो जाएगा? N फैक्टर हो जाएगा। उसमें से कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं, वही क्या हो जाएगा? उसका N फैक्टर हो जाएगा। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा? जैसे कि H2SO4 है, H2SO4 का N फैक्टर क्या होगा? H2SO4 का N फैक्टर क्या होगा भाई? इसमें से कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं? 2, तो इसका N फैक्टर क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। इसमें से कितने N फैक्टर निकलते हैं, कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं? 2, तो H2SO4 का N फैक्टर 2 हो जाएगा। क्यों भी? मुझे ये बताइए, जब H पॉजिटिव निकलेगा तो वो किसको न्यूट्रलाइज करता है? जो H पॉजिटिव निकलते हैं वो हमेशा बेस में से OH नेगेटिव को न्यूट्रल करते हैं। बेस में से OH नेगेटिव निकलता है, एसिड में से H पॉजिटिव निकलता है। ये H पॉजिटिव बेस में से जो OH नेगेटिव निकलेंगे उनको न्यूट्रल कर सकते हैं, इसलिए हम एसिड के H पॉजिटिव को N फैक्टर बोलते हैं, और इस एसिड के N फैक्टर का नाम क्या रखते हैं? बेसिसिटी, क्योंकि ये H पॉजिटिव बेस को क्या कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल क्या है भाई? मान लेते हैं आपसे कोई पूछ ले H3PO4 का N फैक्टर कितना है? H3PO4 का N फैक्टर, तो आप कहोगे सर इसमें से तो 3 H पॉजिटिव निकल सकते, तो इसका N फैक्टर 3। सही है भैया, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं H3PO2 सॉरी PO3, इसका N फैक्टर बताओ भी। बहुत बड़ी गलती करते हो यहां पे, इसका N फैक्टर कितना है? आप अक्सर क्या लिख के आते हो? जितने H पॉजिटिव, इसमें तो 3 H पॉजिटिव है, तो इसका N फैक्टर आप 3 लिख देते हो। तो क्या ये सही है? आप लिख देते हो इसका N फैक्टर 3। कैसे लिख दिया आपने इसका N फैक्टर 3? हम लिख देते हैं इसका N फैक्टर जो वो कितना है? 3 है। कैसे लिख दिया भाई आपने N फैक्टर 3? ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है? कितने H पॉजिटिव इसमें से निकल सकते हैं? अब इसमें से कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं वही मैं देखने जा रहा हूं। देखिए आप कितने निकलेंगे, उसी को तो मैं आपको बता रहा हूं। N फैक्टर निकालने के लिए आपको H पॉजिटिव पता होना चाहिए एसिड का। इसमें से कितने H पॉजिटिव निकलेंगे कैसे पता चलेगा? आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखोगे। ये लीजिए, मैं इस H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाता हूं। H3PO4 का अगर हम स्ट्रक्चर, H3PO3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, वैसे ये स्ट्रक्चर आपके पास पता कहां आने वाला है? ये आना तो है पी ब्लॉक में, शायद इस साल आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। ये H3PO3 का स्ट्रक्चर। अभी इस स्ट्रक्चर में क्या चेक करना होता है? इस स्ट्रक्चर के अंदर चेक करना होता है कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं। केवल वही H पॉजिटिव निकलता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। केवल वही H पॉजिटिव निकलता है जो किसके साथ अटैच है? ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। और ऑक्सीजन के साथ कौन सा अटैच्ड है वो ध्यान से देखिए। जैसे कि आप अटैच होते हो, किससे अटैच होते हो? कहीं पे भी आजकल की बता रहा हूं, लड़की देखिए उसकी तरफ अटैच होना स्टार्ट हो जाते हो, पेरेंट्स को छोड़ देते हो। इसलिए कह रहा हूं भाई, यहां पे भी क्या करना आपको? जो ऑक्सीजन से अटैच है, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, ये वाला हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से अटैच है। तो यहां पे क्या कह रहा है अभी? ये वाले जो हाइड्रोजन है ना आपके, केवल यही H पॉजिटिव बन के निकल सकते हैं, ये वाला नहीं निकल सकता, क्योंकि डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा हुआ। इसमें से 2 H पॉजिटिव निकल सकते हैं, इसलिए इसका जो N फैक्टर आएगा वो कितना आएगा भाई? इसका जो N फैक्टर आएगा 3 ना होके 2 आएगा। H3PO3 का N फैक्टर कितना आएगा? 2। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अगला देख लेते हैं N फैक्टर। किसका N फैक्टर? एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लेते हैं इस बार मैंने किसका ले लिया? H3PO2 का। इसका N फैक्टर कितना होगा भाई? तो इनके आपको स्ट्रक्चर आने चाहिए। इसका भी स्ट्रक्चर बना लेता हूं, ये लीजिए, इसका स्ट्रक्चर भी बना लेता हूं। कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं? केवल वही H पॉजिटिव निकलेगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन से यहां पे कितने जुड़े हुए हैं? केवल एक जुड़ा हुआ है, केवल और केवल एक जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका N फैक्टर कितना आएगा? 1। तो हर बार एसिड में जितने H पॉजिटिव होते हैं वही N फैक्टर नहीं हो सकता। N फैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें से यह पता करना पड़ेगा एक्चुअल में कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं। अब आपके काम का है भाई, बोरिक एसिड सबने सुना होगा, या जिसको हम लिखते हैं BOH थ्राइस। ये आपने लिखा होगा, सुना भी होगा, और आप इसको बेस बताते हो पहली बात तो, या एसिड कहते हो? ये बताइए, ये एसिड है या बेस है? पहले तो ये बताइए। अगर ये एसिड है तो इसका N फैक्टर कितना है? अगर ये बेस है तो इसका N फैक्टर कितना है? ये आपको कैलकुलेट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में आते ही हम इसको डिस्कस करेंगे, बोरिक एसिड के बारे में। हो गया अभी? ये था किसी एसिड का N फैक्टर जिसका नाम होता है बेसिसिटी। देख लीजिए, आपके सामने सारे मैंने लिख दिए हैं। ये कोई एसिड है और एसिड का N फैक्टर होता है बेसिसिटी, उसको कैलकुलेट करने का मैंने तरीका बता दिया है। ये लीजिए अभी, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ।
अगला हमारे पास क्या होगा भाई, नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो देखिए n फैक्टर फॉर बेस, n फैक्टर फॉर बेस। किसी बेस का n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? n फैक्टर फॉर बेस, बेस के जो n फैक्टर का नाम होता है, n फैक्टर ऑफ बेस इज, n फैक्टर ऑफ बेस इज एसिडिटी। सीधी सी बात उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एस बेस में से निकलते हैं OH नेगेटिव और वो एसिड के H पॉजिटिव को न्यूट्रल करते हैं, इसलिए इनके n फैक्टर का नाम होगा एसिडिटी। और एसिडिटी क्या होगी, किसी भी बेस में से कितने OH नेगेटिव निकल सकते हैं, किसी भी बेस में से कितने OH नेगेटिव निकल सकते हैं। जैसे कि MgOH ट्वाइस है, इसमें से कितने OH नेगेटिव निकलते हैं अभी 2, इसका मतलब इसका फैक्टर कितना हो गया 2। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH ट्वाइस, इसमें से कितने n फैक्टर निकल सकते, कितने H पॉजिटिव निकल OH नेगेटिव निकल सकते हैं 2, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया 2। इसी तरीके से NaOH में से कितने OH नेगेटिव निकल सकते हैं 1, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तो ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी बेस में से कितने OH नेगेटिव निकल सकते हैं वही क्या हो जाएगा उसका n फैक्टर। KOH में से कितने निकल सकते हैं 1, तो ये इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तो इसी तरीके से ये आपको पता होना चाहिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड में से कितने निकल सकते हैं 2, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो n फैक्टर एसिड और बेस के बताइए भाई, पता चल गया नहीं पता चल गया? जब तक n फैक्टर नहीं पता चलेगा इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना बहुत इंपॉसिबल है भाई, इसलिए कह रहा हूं n फैक्टर को याद रखिए, बड़े ध्यान से याद रखिए n फैक्टर को। तो n फैक्टर कैलकुलेट करने के मैंने एसिड और बेस के तो बता दिए। अगला n फैक्टर हम किसका कैलकुलेट करेंगे वो देखिए, n फैक्टर फॉर एसिड हो गया, बेस हो गया। अगला n फैक्टर जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसका n फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, n फैक्टर फॉर सॉल्ट, n फैक्टर फॉर सॉल्ट, फॉर सॉल्ट। साल्ट का n फैक्टर क्या होगा, कोई साल्ट मतलब जिसमें एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है उसे बोलते हैं साल्ट। साल्ट का n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लेते हैं मैंने ले लिया NaCl, ये एक साल्ट है, KCl ये भी एक साल्ट है, MgCl2 ये भी एक साल्ट है, CaCl2 ये भी एक साल्ट है, मैंने ये साल्ट ले लिए। इनका n फैक्टर क्या होता है, साल्ट का n फैक्टर बहुत इजी है भाई, उसमें से एक कैटायन होता है और एक एनायन, मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम क्या नाम देते हैं एनायन। या तो आप कैटायन को ले लो या एनायन को, वो आपकी इच्छा, आप किसको लेना चाहते हो। कैटायन को ले लो हमेशा। कैटायन पे कितना चार्ज है, जैसे यहां पे कैटायन कौन है Na, यहां पे कैटायन कौन है Na, और इसके ऊपर कितना चार्ज होता है +1, कितना चार्ज होता है +1, इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना हो गया 1। यहां पे भी इसके ऊपर कितना चार्ज होता है कैटायन पे 1, तो इसका क्या हो गया 1। यहां पे मैग्नीशियम कैटायन है, कितना चार्ज होता है 2, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया 2। यहां पे कैल्शियम कैटायन है, कितना चार्ज है 2, तो उसका n फैक्टर कितना हो गया 2। या तो आप कैटायन को ले लो या एनायन को, टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या टोटल नेगेटिव चार्ज, जितना भी टोटल पॉजिटिव चार्ज है वही साल्ट का n फैक्टर होता है भाई, वही उस साल्ट का n फैक्टर होता है। या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लो या टोटल नेगेटिव चार्ज, वही क्या होता है उसका n फैक्टर होता है। बताइए इसमें साल्ट में भी कोई n फैक्टर में कोई आपको डाउट हो जाएगा। ये था भाई किसी भी साल्ट का अगर आपको n फैक्टर कैलकुलेट करना है, किसी साल्ट का कैलकुलेट करना है या फिर किसी एसिड का, किसी बेस का, ये हमारे पास हो गया है। अगला हमारे पास क्या है अभी, किसी एलिमेंट का अगर निकालना हो, किसी एलिमेंट का निकालना हो, कोई एलिमेंट का n फैक्टर क्या होगा, किसी एलिमेंट का n फैक्टर क्या होगा। एलिमेंट का जो n फैक्टर होता है वैलेंसी होती है उसकी, मतलब उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी को n फैक्टर बोलते हैं। एलिमेंट का जो n फैक्टर होता है वो क्या होता है, उसकी वैलेंसी, मतलब उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि मान लेते मैंने एल्यूमिनियम को लिया, अब आपको पता है एल्यूमिनियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13, तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ये लीजिए अभी लास्ट सेल कौन सी है, ये रही 3, ये भी तो 3 है, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, कितना हो गया 2 और 1 3, इसका मतलब इसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका n फैक्टर भी कितना हो गया 3। तो वैलेंसी को देख लो भी, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को देख लो। जैसे कि सोडियम है, सोडियम के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1, तो सॉरी इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तो n फैक्टर किसी एलिमेंट का निकालना तो ऐसे निकालते हैं। अब फाइनली रह गया किसी आयन का निकालना, तो कैसे निकालते हैं। अगर आपको किसी आयन का कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी आयन का अगर आपको कैलकुलेट करना तो आयन के केस में क्या ले लो भी, उस पर कितना चार्ज है, चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन।
उस आयन के ऊपर कितना चार्ज है, चार्ज ऑन आयन, उस आयन के ऊपर कितना चार्ज है, उसी को हम उसका एन फैक्टर बोलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं मैंने ले लिया Al3 पॉजिटिव, कितना चार्ज है इसके ऊपर 3 पॉजिटिव, तो यही इसका क्या हो जाएगा एन फैक्टर। Cl नेगेटिव ले लिया, इसके ऊपर कितना चार्ज है -1, माइनस या प्लस से हमें मतलब नहीं है, चार्ज कितना है 1 है, तो यही क्या हो जाएगा इसका एन फैक्टर हो जाएगा। बताइए भाई इन सब एन फैक्टर में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। सबसे पहले ये देख लीजिए, फिर आगे वाले भी दिखा देता हूं। ये एन फैक्टर थे भी, एसिड के, बेस के एन फैक्टर थे ये, साल्ट के, एलिमेंट के और आयन के। उसके बाद जो नीट में, जेई में, कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में, वो कहां से पूछते हैं एन फैक्टर, वो देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो वो है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, और वो इंपॉर्टेंट भी है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वो आप रेडॉक्स चैप्टर में भी पढ़ चुके हो वैसे +1 क्लास के, फिर भी मैं आपको छोटी छोटी 4-4, 5-5 मिनट की वीडियो, अभी आपका नीट का एग्जाम आने वाला कुछ बच्चों का, तो उनके लिए वो छोटी छोटी वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, देख लेना आप। ओके, ये तो था नॉर्मली जिन एन फैक्टर की हमें जरूरत है। अब क्या करोगे भाई, अब आगे बढ़ लेते हैं। एन फैक्टर सबका कैलकुलेट करना आ गया, अब आ जाइए आप इक्विवेलेंट मास पे। इक्विवेलेंट मास का क्या फॉर्मूला बताता था, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड में क्या बताता था भाई, मोलर मास डिवाइड में बताया था मैंने उसका एन फैक्टर, डिवाइड में क्या बताया था भाई उसका एन फैक्टर, डिवाइड में क्या बताया था उसका एन फैक्टर, यही बताया था ना, डिवाइड में बताया था उसका एन फैक्टर, आप ले लो मोलर मास डिवाइड में एन फैक्टर, वही क्या हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। किसी का भी कैलकुलेट कर लो, तो ये हमेशा सोल्यूट के लिए जरूरी है, क्योंकि आपके नॉर्मलिटी निकालते टाइम सोल्यूट का इक्विवेलेंट मास जरूरी है, निकाल लोगे। अब इक्विवेलेंट मास आ गया, इक्विवेलेंट मास के बाद आपको किसकी जरूरत होती है अभी, नॉर्मलिटी बनाने के लिए। नॉर्मलिटी बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, इक्विवेलेंट मास आपने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा आपको किसकी जरूरत है, नॉर्मलिटी बनाने के लिए दूसरी हमें जरूरत है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये होता है अभी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई दो सबस्टेंस रिएक्ट करते हैं तो वो इसके अकॉर्डिंग करते हैं। मतलब मान लेते हैं एक ए है और एक बी है, ये रिएक्शन कर रहे हैं, ये रिएक्शन एक ही कंडीशन पे करेंगे जब बी और ए दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल हो जाएंगे, जब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो गए तो रिएक्शन होगी, यानी कि अगर ये रिएक्शन करेंगे तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल ही होंगे 100%, अदरवाइज ये रिएक्शन ही नहीं हो सकती। मोल अलग अलग हो सकते हैं, शायद इसके 3 मोल हो, इसका 1 मोल हो, मोल होते हैं ये, मोल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट्स कभी अलग नहीं होते। जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके होंगे, इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे तब ये रिएक्शन करते हैं, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का मतलब है व्हेन टू सबस्टेंस रिएक्टेड देन दे शुड बी या दे मस्ट बी हैव इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, उनके अंदर क्या होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना बहुत इजी है। सबसे पहले जैसे वहां पड़ा था गिवन वेट आपको दिया हुआ मिलेगा, जैसे कहां मिलता था, मोल्स बनाते टाइम करते थे, गिवन वेट डिवाइड में क्या करना है, डिवाइड में करना उसके इक्विवेलेंट मास, बस। मोल्स बनाते टाइम आप क्या करते हो, गिवन वेट को मोलर मास से डिवाइड करते हो, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट्स बनाते टाइम आप गिवन वेट को किससे डिवाइड करते हो, बस ग्राम इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स बन जाते हैं। इतना ही चेंज आपको करना है, और कोई चेंज इसमें नहीं करना है, ये हमें पता होना चाहिए, हो जाएगा भी। तो गिवन वेट को किससे डिवाइड कर दोगे, इक्विवेलेंट मास से, तो आपके क्या बन जाएंगे भी, ग्राम इक्विवेलेंट्स बन जाएंगे। हो गया। अब आप क्या करोगे भी, अब नॉर्मलिटी पे आ जाइए। नॉर्मलिटी बहुत ही सिंपल है, नॉर्मलिटी ये लीजिए, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। क्या कहती है, अगर आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर आपके पास है, पढ़ते हैं ना, जैसे मोलरिटी में पढ़ा था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर अगर आपके पास है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है तो उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको तो हमने नाम दिया था मोलरिटी। अब मोल्स नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन,
पर लीटर सॉल्यूशन कह लो या प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर होगा, उस टाइम पे उसके अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है उसे बोलते हैं उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। अगर इसकी जगह ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह आपने मोल्स लगा दिया तो मोलरिटी बन जाएगी, लेकिन यहां पे क्या लगाना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन कॉल्ड नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स present in per liter solution called normality। इसलिए नॉर्मेलिटी का यहां से फॉर्मूला भी क्या बन गया, सिंपल सा बन गया होगा। अब तो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू, ऊपर क्या रखने हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स, नीचे क्या रखना है, हर बार सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर तो नहीं देगा, इसलिए नीचे क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या लिखना है, ऊपर लिखना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड में लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डिवाइड में क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये लीजिए अभी ऐसे बनाते हैं। तो आपको नॉर्मेलिटी बनाने के लिए क्या क्या करना है, देखो इतने तामझाम करने पड़ेंगे। अब इसकी यूनिट क्या बन गई, पहले तो यूनिट पूछता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी यूनिट बन गई, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मेलिटी की यूनिट बन गई। हो जाएगा भाई, एक बार देख लीजिए आप। ये लीजिए, सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे बनाएंगे, गिवन वेट को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो, बन गए। उसके बाद नॉर्मेलिटी के लिए क्या चाहिए आपको, ग्राम इक्विवेलेंट्स चाहिए, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नॉर्मेलिटी बन जाएगी। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो था लॉन्ग वे, जिस तरीके से आप कर सकते हो, पहले इक्विवेलेंट मास तक जाओगे, उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट्स बनाओगे, फिर नॉर्मेलिटी आएगी। लेकिन अगर आपको मोलरिटी आती तो उससे भी निकालना बता दूंगा मैं, ये देखिए कैसे, सब चीजों को जोड़ के अभी बता रहा हूं। हो गया, अब जोड़ते चले जाइए अभी सब चीजों को, देखिए कैसे जोड़ेंगे, एक एक चीज को जोड़ रहा हूं। सबसे पहले ये लीजिए, अभी यहां से चल रहा हूं, उधर लिख देता हूं भी। सबसे पहले मोलरिटी का क्या फॉर्मूला पड़ा था, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही था ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 डिवाइड में आता, 1000 ऊपर। मुझे ये बताइए ये आपको आता है या नहीं आता है, मोलरिटी का फॉर्मूला पता है ये, इसको पहले लिख लो। अब आप क्या करो, एक एक चीज की तरफ बढ़ो। अब नॉर्मेलिटी देखिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है अभी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम लीटर में चेंज करने के लिए 1000 नीचे, लेकिन 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर। ये नॉर्मेलिटी हमने पढ़ ली। इतना बताइए पता या नहीं पता है। इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन क्या मान लो, 2। हो गया, अब आगे बढ़िए। अब क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालिए। ग्राम इक्विवेलेंट्स का क्या फॉर्मूला पड़ा था, ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होते हैं भाई, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन वेट किसका, सोल्यूट का, और सोल्यूट का वेट क्या होता है, WB। डिवाइड में क्या करोगे भाई, डिवाइड में क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास। डिवाइड में क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास। बताइए भाई, यही बताया था या नहीं बताया था, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में उसका इक्विवेलेंट मास। और गिवन वेट क्या होता है, सोल्यूट का WB डिवाइड में इट्स इक्विवेलेंट मास। इसको इक्वेशन 2 मान लो। हो गया, अब क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास क्या होता है। अब इक्विवेलेंट मास मैंने आपको पढ़ाया है, इक्विवेलेंट मास का क्या फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास। किसका मोलर मास लोगे, सोल्यूट का। सोल्यूट का मोलर मास क्या होता है, MB डिवाइड में उसका n फैक्टर। डिवाइड में क्या होता है उसका n फैक्टर। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये इक्विवेलेंट मास हमने पढ़ा है। अब 3 की वैल्यू 2 में पुट करो, देखते जाइए, पुटिंग 3 इन 2, पुटिंग 3 इन 2 पुट कर दो इसको, इसमें क्या बन जाएगा भाई, ये देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू WB एज इट इज डिवाइड में इक्विवेलेंट मास की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। तो MB अपॉन में n फैक्टर कहां चला जाएगा, ऊपर। एक बार देख लीजिए भी इस चीज को समझ आई या नहीं आई। ये मैंने लिखा है किसका फॉर्मूला, मोलरिटी का। ये आपको पता नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड में वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में इक्विवेलेंट मास।
वेट ऑफ सॉल्यूट WB डिवाइड में इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास हमें पता है क्या होता है, इक्विवेलेंट मास आपको पता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में एन फैक्टर। मोलर मास होता है MB, कहां चला गया, हाँ MB डिवाइड में एन फैक्टर। अब इस 3 की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो ऊपर क्या था WB, ये आ गया। नीचे इक्विवेलेंट मास की जगह क्या रखना है MB, और एन फैक्टर कहां चला जाएगा, ऊपर। बताइए भैया आ गया या नहीं आ गया। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए WB अपॉन MB इंटू में एन फैक्टर, हो गया। अब WB बाई MB क्या होता है, इसको इक्वेशन 4 मान लो। अच्छा 2 दो बार हो गई क्या, उसको फिर आप ऐसा करो भाई, ये भी 1 2 3, ये भी 2 हो गई, इसको आप स्पेशल इक्वेशन P मान लो, इसको आप स्पेशल इक्वेशन P मान लो, ठीक है। 1 2 3 इसको इक्वेशन 4 मान लो, मान लिया। इसको इक्वेशन 4 मानेंगे तो अब मुझे ये बताओ, एक बात सोचने की नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। WB अपॉन MB क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, होते हैं या नहीं होते हैं। WB बाई MB NB होता है या नहीं होता है, तो इसको यहां पुट कर दो, इसको इक्वेशन 5 मान लो, पुटिंग 5 इन 4, पुटिंग 5 इन 4 पुट कर दूं, 5 को 4 में पुट करो, ये लीजिए 5 को 4 में पुट कर रही हैं, क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB की जगह क्या रख सकता हूं मैं, NB डिवाइड में क्या आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एन फैक्टर, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एन फैक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो, 6 मान लो, 6 5 तो हो गई। ये लीजिए अभी, अब देखिए मैंने कुछ अलग किया हो तो इसमें कुछ अलग किया तो ग्राम इक्विवेलेंट्स लास्ट में आप कहां पहुंच गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई एन फैक्टर, हो गया। अब वापस आ जाइए, तो फिर वापस कहां आना है, ये लीजिए यहां पे पहुंच जाते हैं। यहां पे नॉर्मलिटी का क्या फॉर्मूला, अब नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या फॉर्मूला बनाया था ग्राम इक्विवेलेंट्स का, ये लीजिए ये बनाया था, ग्राम इक्विवेलेंट्स का क्या फॉर्मूला बनाया था अभी आपने, ये फॉर्मूला बनाया, ये रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई एन फैक्टर। रख देता हूं फिर, ये लिखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई एन फैक्टर, इसको इक्वेशन 7 मान लो भाई। बोलो भाई इतना पूछना है क्या, तो नॉर्मलिटी ये आ गई आपके पास, फाइनली नॉर्मलिटी ये आ गई। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह मैं क्या रख सकता हूं, NB मल्टीप्लाई एन फैक्टर, डिवाइड में V तो था ही, डिवाइड में V, और मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा भाई 1000, डिवाइड में क्या आ जाएगा, एन फैक्टर तो है ये, मल्टीप्लाई 1000। अब हुआ है ये, अब इसको इक्वेशन 7 मान लो। मैंने सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट्स के ये बनाए हैं और ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट की है। अब एक बात बताओ सोच के मुझे, एक ही बात, सिर्फ इस एन फैक्टर को आगे निकालो, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर को बाहर निकाल देता हूं, ये लीजिए एन फैक्टर मल्टीप्लाई में क्या है अभी, NB मल्टीप्लाई में क्या है 1000, डिवाइड में क्या है वॉल्यूम, ये लीजिए अभी। इसको मैं क्या कह सकता हूं, इक्वेशन P से देख के बताओ इसको क्या कह सकता हूं, जो मैंने सर्कल में रखा है, क्या इसको मोलरिटी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हो। तो फाइनली आपका आंसर भी आ गया, क्या आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई मोलरिटी, मल्टीप्लाई क्या आ गया भाई, मोलरिटी। तो आप किसी भी तरीके से निकाल लो भाई, दोनों तरीकों से मैंने आंसर बता दिया आपको। आप देख सकते हो आपके पास, यहां से स्टार्ट किया फिर नीचे कर देता हूं, एक बार इतना देखो जल्दी जल्दी, फिर नीचे बढ़ा देता हूं। सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला, फिर इक्विवेलेंट मास का, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंट में पुट कर दिया, बस ये बन गया। ये बनने के बाद आपने क्या किया, WB बाई MB की जगह NB लिख दिया और वैल्यू पुट कर दी, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या बन गया, एन फैक्टर, NB मल्टीप्लाई एन फैक्टर। फिर मैंने क्या किया, इस ग्राम इक्विवेलेंट्स के फॉर्मूले को यहां रख दिया, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई, NB मल्टीप्लाई एन फैक्टर और मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड में V। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मोलरिटी, तो मैंने मोलरिटी लिख दिया, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई मोलरिटी, ये आपके पास बन गया। ओके, अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ये लीजिए भी एक सिंपल सा एग्जांपल इसके ऊपर न्यूमेरिकल का। ये कह रहा है हमारे पास है क्या है, 49 ग्राम H2SO4 dissolved in 500 ml solution. Calculate its normality. Calculate its normality.
कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी। दोनों तरीके से बताऊंगा भाई, बहुत इजी है। इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखिए, इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूं। सबसे पहले तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लो। दो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड में वॉल्यूम इन लीटर, यही पढ़ाना। पहले इसी के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? इक्विवेलेंट मास चाहिए। इक्विवेलेंट मास किसका? सोल्यूट का। यहां पे सोल्यूट कौन है? H2SO4, ये रहा भी। और सोल्यूट अगर H2SO4 है तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते थे? उसका मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? 98। कैलकुलेट कर लेना। डिवाइड में n फैक्टर, मतलब इसमें से कितने H पॉजिटिव निकल सकते हैं? 2। तो डिवाइड में इसका n फैक्टर, तो कितना आ गया अभी? इसका इक्विवेलेंट मास आ गया 49। कितना आ गया? इक्विवेलेंट मास आ गया 49। जब इक्विवेलेंट मास आ गया तो उसका यूज करके ग्राम इक्विवेलेंट बना दो। ग्राम इक्विवेलेंट बनाने का क्या फॉर्मूला बताया था? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला बताया था गिवन वेट। गिवन वेट भी कितना दिया हुआ है? 49। डिवाइड में इसका इक्विवेलेंट मास भी कितना है? 49। तो कितने आ गए भाई? ग्राम इक्विवेलेंट्स 1 आ गए। ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आ गए? 1। जब ग्राम इक्विवेलेंट्स 1 आ गए तो वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है अभी? वॉल्यूम दिया हुआ 500 ml। इसको लीटर में चेंज करने के लिए कितने से डिवाइड कर दूं? 1000 से, तो ये लीटर आ गया। अब रख दो फॉर्मूले में, तो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपके पास? नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, कितने आए? 1, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 500। 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर। ये लीजिए अभी कैंसिल। कितना आ गया? 2 नॉर्मेलिटी आ गई भी। ये लीजिए अभी आंसर। या फिर दूसरे तरीके से देख लीजिए, जो फॉर्मूला बनाया उससे देख लीजिए। पहले मोलरिटी बना लो इसकी। मोलरिटी बना देता हूं पहले, फिर निकाल लेंगे। मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर यही होता ना। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे बनाओगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट बनाने का फॉर्मूला होता है सोल्यूट का वेट। सोल्यूट का वेट कितना दिया हुआ था? याद करो, ये देखिए इस न्यूमेरिकल में देखिए कितना दिया हुआ है? 49 ग्राम। सोल्यूट कितना दिया हुआ? 49 ग्राम। डिवाइड में इसका मोलर मास, मोल्स बनाने के लिए। डिवाइड में इसका मोलर मास कितना होता है? H2SO4 का 98। तो इसके जो मोल्स बन गए वो कितने बन गए? 1/2। मोल्स कितने बन गए भी? 1/2। सोचने की बात ही नहीं है। मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए। वॉल्यूम कितना है अभी? वॉल्यूम 500 ml था, उसको लीटर में चेंज कर लो 1000 से डिवाइड करके। ये लीजिए अभी बन गया। अब मोलरिटी बना लो, तो मोलरिटी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट 1/2 डिवाइड में क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500। 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर। 2 से 2 कैंसिल। कितनी मोलरिटी आ गई भी? 1 मोलरिटी आ गई। 1 मोलरिटी आ गई। 1। अब नॉर्मेलिटी बना लो। मोलरिटी से नॉर्मेलिटी कैसे बनती है? मोलरिटी से नॉर्मेलिटी बनती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाई में क्या बताया था? मोलरिटी। मल्टीप्लाई में क्या बताया था? मोलरिटी। n फैक्टर कितना होता है? H2SO4 का। H2SO4 का जिसका सॉल्यूशन है उसका, इसमें से 2 H पॉजिटिव निकल सकते हैं, तो इसका n फैक्टर 2 मल्टीप्लाई इसकी मोलरिटी कितनी है? 1। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। तो देखिए यहां से भी नॉर्मेलिटी 2 आई है, पहले वाले तरीके से भी नॉर्मेलिटी 2 आई थी। आप किसी भी तरीके से पढ़ लो, दोनों तरीकों से हो जाएगा अभी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे मोलरिटी इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। आज मैंने मोलरिटी को नॉर्मेलिटी को इसलिए डिटेल में बताया है। ओके, एक बार प्रैक्टिस करो, ये चीजें कभी भूलोगे नहीं, इतनी बारीकी से बता रहा हूं मैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।